दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेतवा प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। हम बेतवा नदी तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ होता है, इसका अंत कहाँ होता है, इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध इसके अंदर बने हुए हैं, इसकी लंबाई और भी अन्य प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आपका काम हमेशा की तरह नोट्स बनाते हुए चलना है और हम ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, एक बात समझो कि बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन वाहिनी या फिर जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड एक सूखा इलाका था और बेतवा नदी से पानी पहुंचाया जाता है बुंदेलखंड के अंदर, जहां से उसके अंदर सिंचाई होती है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। बात करें इसके उद्गम स्थल के बारे में तो देखो, मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है रायसेन जिला, उसमें हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक जगह है अब्दुल्लागंज तहसील। इस बात को ठीक से समझो कि रायसेन जिला है और अब्दुल्लागंज तहसील है, ठीक है। अब अब्दुल्लागंज तहसील के अंदर एक गांव है कुमरा गांव, और कुमरा गांव के पास एक गांव है झीरी गांव, और उसी झीरी गांव से निकलती है बेतवा नदी। अब देखो, इस बात को समझो कि जहाँ पे ये गांव है, झीरी गांव है और कुमरा गांव है, उसी के आसपास मतलब उसी एरिया में एक अभ्यारण्य फैला हुआ है जिसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य। इसको भी याद कर लो, रातापानी अभ्यारण्य। और स्पेशली वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है घोड़ी दंत पहाड़ी। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए उत्तर विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी हो, कि भाई जो बेतवा नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। रायसेन जिला भी आंसर हो सकता है, अब्दुल्लागंज तहसील भी हो सकता है, कुमरा गांव या फिर झीरी गांव भी हो सकता है, घोड़ी दंत पहाड़ी को भी आंसर कह सकते हैं और रातापानी अभ्यारण्य को भी कह सकते हैं। भाई सवाल ये पूछ सकते हैं कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है। तो अगर ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है रायसेन जिला और बाकी जिले दे रखे हैं तो आप रायसेन जिला लिखेंगे। अगर किसी पहाड़ी का नाम दे रखा है तो आप घोड़ी दंत पहाड़ी कह सकते हो। अभ्यारण्य का नाम हो तो रातापानी अभ्यारण्य, और गांव का नाम हो तो कुमरा गांव या फिर झीरी गांव का ऑप्शन आपके सामने होगा। तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो उद्गम स्थल आपको समझ में आ गया, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, रायसेन जिला। बात करें इसके अंत की कि ये नदी कहाँ तक जाती है बह के, तो देखो मध्य प्रदेश से चलना शुरू होती है और मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे बहती है कुछ किलोमीटर तक, और फिर ये जाती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंदर, और हमीरपुर जिले में मिल जाती है यमुना नदी से। तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में और अंत होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखो, चूंकि ये रास्ता बिल्कुल तय करके चल रही है तो बहुत सारे जरूरी जिले हैं जो इसके बीच में आते हैं, जैसे कि रायसेन, विदिशा, भोपाल को ये टच करके जाती है। इसके अलावा सागर जिला है, अशोकनगर जिला है, और इसके अलावा टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले भी इसी के रास्ते में पड़ते हैं। ये समझ लो कि ये नदी इन जिलों को टच करके जाती है। अगर इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 480 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसमें से ये 380 किलोमीटर तो सिर्फ मध्य प्रदेश में बहती है और तकरीबन 51 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे बहती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको याद रख लो। 480 किलोमीटर लंबी नदी है, मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे विंध्यावासिनी भी कहते हैं इसको कई जगह पे, और कई जगहों पे इसको शिवपुत्री भी कहा जाता है। तो इससे भी सवाल बन सकता है, शिव की पुत्री या फिर विंध्यावासिनी। अब हम बात कर लेते हैं इसके रास्ते की कुछ सहायक नदियों और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो देखो, झीरी गांव या फिर कुमरा गांव से ये निकलती है तो उसी के पास एक जगह पड़ती है भोजपुर। भोजपुर धार्मिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट जगह है, इससे सवाल बनता है तो इसको याद कर लो। और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, पूरा जिला आपको दिख रहा है, ये जिला है रायसेन। वहीं अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको भोपाल भी नजर आएगा, यानी कि ये तो रायसेन है ही, इस तरफ आपको भोपाल नजर आ जाएगा। तो रायसेन और भोपाल आमने सामने हो जाते हैं और यहीं पे भोजपुर भी है। अब ये नदी जब आगे जाती है तो इस पे एक पड़ाव पड़ता है जिसका नाम है सांची। अब आपको पता है यहाँ पे बौद्ध स्थल बने हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट जगह है सांची, तो ये इसके रास्ते में ही पड़ता है। सांची से जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो एक नदी आती है जिसका नाम है हलाली नदी। हलाली नदी को बाणगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी तकरीबन यहाँ से कहीं से निकलती है, जो कि है आपका हलाली बांध। हलाली बांध को सम्राट अशोकनगर परियोजना या फिर हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रख लो, सम्राट अशोकनगर परियोजना या फिर हलाली परियोजना। हलाली नदी लेफ्ट साइड से आती है और बेतवा नदी से आके मिल जाती है, और जहाँ पे ये मिलती है उसी के आसपास एक जगह है जिसका नाम है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी घाट के नाम से भी ये जगह मशहूर है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसी त्रिवेणी घाट के थोड़ा पास में है आपका विदिशा। विदिशा काफी इंपॉर्टेंट जगह है, आपको पता है, इसका नाम भी आपने सुना होगा, ऐतिहासिक तौर से भी और धार्मिक तौर से भी, तो इसको भी याद रख लो। तो हलाली नदी हो जाती है। हलाली के बाद जब ये थोड़ा आगे जाता है
तो यहाँ से राइट साइड से एक नदी आके मिलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिसका नाम है केवतन नदी। केवतन नदी जो है उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, केवतन बांध। इससे सवाल बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। तो ऐसा समझ के चलिए कि ये दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है, पहली है हलाली और दूसरी है केवतन। केवतन के थोड़ा ही बाद राइट साइड से एक और नदी आती है जिसका नाम है बीना नदी। बीना नदी काफी जरूरी नदी है क्योंकि बीना नदी जो है उस पे मडिया बांध बना हुआ है। मडिया बांध एक बहुत जरूरी बांध है विद्युत उत्पादन के लिए, इसलिए इसको जरूर याद रखना। साथ ही इससे सिंचाई भी की जाती है, तो ये जरूरी हो जाता है। मडिया बांध के थोड़ा आगे चलने पर एक झरना आता है या फिर एक जलप्रपात आता है जिसका नाम है भालकुंड झरना। इसको राहतगढ़ झरने के नाम से भी जाना जाता है। भालकुंड झरना काफी फेमस नाम है, इसको आप जरूर याद रखें। तो पहले होता है मडिया बांध, दूसरे नंबर पे है आपका भालकुंड झरना। इससे थोड़ा आप आगे चलोगे तो एक जगह आती है इस नदी के पास में ही जिसका नाम है आगासोद। आगासोद में एक तेल रिफाइनरी बनी हुई है, तो इस जगह को भी आपको याद रखना है, आगासोद। आगासोद के थोड़ा आगे चलने पर बीना नदी के किनारे ही दो इंपॉर्टेंट स्थल बसे हुए हैं। एक तो है आपका एरण और दूसरा है आपका ओरछा। ओरछा का नाम आपने सुना होगा, ये धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से काफी जरूरी जगह है ओरछा। एरण और ओरछा दोनों याद रखना। अच्छा, भीमा नदी यहाँ से चलती हुई आ रही है। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो आपको एक जिला और मिलेगा जिसका नाम है सागर जिला, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको मिलेगा चंदेरी। दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है, सागर जिला और चंदेरी। देखिए, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैप मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर बार बार इसको बनाने की कोशिश करना जिससे आपको चीजें याद हो जाए। इसके आगे जब ये नदी जाती है तो यहाँ पे ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको आप कहते हो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा, और उस सीमा पे ये नदी आराम से बहती है। इस सीमा के शुरू होते ही एक छोटी सी नदी है जो इससे आके मिलती है बेतवा से, उसका नाम है नारायणी नदी। नारायणी नदी को वैसे याद रख लो क्योंकि इससे सवाल बन सकता है, तो ये काफी जरूरी है। नारायणी नदी के थोड़ा आगे आपको एक बांध मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट बांध है, माता टीला बांध। इसका नाम आपने सुना होगा, इससे सवाल भी बन चुका है। माता टीला बांध जो है एमपी और यूपी की सीमा के पास ही बना हुआ है, तो काफी जरूरी हो जाता है। माता टीला बांध के थोड़ा आगे राइट साइड से एक और नदी आती है जिसका नाम है जामनी नदी। ये जामनी नदी भी बहुत फेमस है, इससे भी सवाल बन चुका है कि ये भी सीमा पे आके ही मिलती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे ही मिलती है जामनी नदी। जामनी नदी के आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट बांध मिलेगा जिसका नाम है परीछा बांध। परीछा बांध से भी सवाल बना है। परीछा बांध माता टीला की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखो, सिंचाई के लिए काफी जरूरी बांध है। परीछा बांध के थोड़ा आगे आप जाओगे तो उत्तर प्रदेश में एक नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम है धसान नदी। धसान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है ये बेतवा नदी की, काफी जरूरी नदी है। आखिर में एक सहायक नदी और है जो राइट साइड से आती है जिसका नाम है बिरमा नदी, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस नदी से आके मिलती है। और आखिर में ये जो बेतवा है ये कहाँ पहुंचती है, हमीरपुर पहुंचती है, और वहां ये यमुना नदी से बेतवा यमुना संगम के अंदर मिल जाती है। तो इसका अंत कहाँ हुआ, हमीरपुर जिले के अंदर। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, कुमरा गांव, मध्य प्रदेश, रायसेन जिला। तो इसको आपको याद रखना। तो इस तरीके से आपकी बेतवा नदी जो है बहती हुई अपने उद्गम से अंत तक पहुंचती है, और ये हो जाता है आपका बेतवा प्रवाह मार्ग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेतवा का पूरा नदी तंत्र समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।